ईरानी ट्रकों के काफिले पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। और कहां पर हुआ ये जानिए। इराक सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन से अटैक किया गया और इस बार फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया है। सीरिया के अल बुकमाल इलाके में यह अटैक हुआ। इराक से सीरिया में घुसते ही ट्रकों पर हवाई हमला, 25 ईरानी ट्रकों के काफिले पर बड़ा हमला। खास बात ये इलाका IRGC के कंट्रोल में है। तो देखिए 25 ईरानी ट्रकों को निशाना बनाकर यह टारगेटेड अटैक किया गया है, बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। आखिर ईरान में हो क्या रहा है? ईरान पर किसकी नजर है? ईरान किसके लिए खतरा बन चुका है जो एक के बाद एक लगातार अटैक्स का सिलसिला ईरान के अंदर जारी है? ईरान पर फिर हमला हुआ है। वर्ल्ड वॉर का खतरा कैसे बढ़ा है, अब यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सबसे पहले यह जानिए। ईरानी ट्रकों पर बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। काफिले को निशाना बनाकर ये अटैक अंजाम दिए गए। ड्रोन और फाइटर जेट से ये अटैक किए गए। 25 ईरानी ट्रक्स को बनाया गया है निशाना। इन ट्रक्स के अंदर क्या था ये जानने वाली बात है। किस जगह ये हमले हुए? इराक सीरिया बॉर्डर पर ट्रकों के इस काफिले को बनाया गया निशाना। सीरिया में घुसते ही अटैक को अंजाम दिया गया है, यह जानकारी सामने आई है। सीरिया का कौन सा इलाका है? यह अल बुकमाल इलाका है सीरिया का, जहां पर इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। कब हुए हमले? आधी रात के वक्त, ठीक उसी तरह जैसे ईरान के 6 शहरों को आधी रात में बनाया गया था निशाना। ट्रकों में ईरानी हथियार थे, यह जानकारी मिली है। ये ट्रक ईरानी हथियारों से भरे थे, इनमें मिसाइल्स भी थी और दूसरे वेपन भी मौजूद थे और इन पर निशाना लगाकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रविंदर सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। UK देवनाथ साहब, शुरुआत आपसे। हो क्या रहा है ईरान में आखिर? ईरान को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ईरान किसके लिए खतरा बन चुका है? क्या लगता है, क्या आसार आप जता रहे हैं? देखिए समीर, ईरान जो है वो अरब वर्ल्ड में अपने को लीडर घोषित करना चाहता है। ईरान बहुत कोशिश कर रहा है कि उसकी दुमदुमी सऊदी से ज्यादा हो। ईरान जो है वो दो चीजों को तो एकदम नहीं सहन कर सकता, एक अमेरिका और दूसरा है इजराइल। इसीलिए ईरान जो है अपने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की मदद से पश्चिम एशिया में अलग अलग देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान जो है अलग अलग जो विद्रोही संगठन है जो कि सीरिया में है, लेबनान में है, बेका वैली में है और इजराइल के बॉर्डर्स में, गजा में है, उनको मदद करता रहता है। ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड जो है इन ट्रकों के मदद से सैन्य सामग्री जो है वो इन आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद, मैं अभी भी बोल रहा हूं, शायद इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक लग गई और उन्होंने तुरंत अपने जो स्लीपर सेल्स थे उनको एक्टिवेट कर दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सीरिया के बहुत बड़े हिस्से में कुर्द विद्रोही भी ऑपरेट कर रहे हैं और कुर्द जो है सीरिया के मेन सरकार से भिड़े हुए हैं और इजराइल सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस रविंदर सर इस लिहाज से भी किया जा रहा है कि टाइमिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ईरान एक शैडो वॉर का हिस्सा हमेशा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ईरान के ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टारगेट किया जा रहा है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में? एब्सोल्युटली, टाइमिंग बहुत अहम है। पॉइंट इज, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके 2 पार्ट है ना, वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है। खबरें हैं कि कुछ 1-2 महीने में वो उतना यूरेनियम एनरिच कर लेगा बॉम्ब के लिए, वो एक टाइमिंग है। दूसरा है कि उस यूरेनियम को मिसाइल पे लगा के डिलीवरी कर पाए ईरान, उसमें करीब 1-8 साल और लगेगा, 1-1.5 साल वैसा मिसाइल डेवलप करने में। तो टाइमिंग इस समय बहुत ज़्यादा अहम है। तभी इजराइल प्रेशर डाल रहा है यूएस के ऊपर कि ईरान की न्यूक्लियर डील को नहीं होना है, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो केवल न्यूक्लियर मामलों को लेके। इजराइल कहता है इसमें यह भी ऐड किया जाए आतंक का कंपोनेंट कि ईरान आतंक को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम हो गई है ईरान के लिए। एक तरह की रेस चल रही है अगले बिल्कुल सर, रविंदर सचदेवा सर, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लगातार जिस तरह से यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खतरा जताया गया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ताजा हमले को लेकर ट्रकों के काफिले पर अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई, ये कंफर्म हो गया है। हमले के बाद धू धू कर जल उठे सभी ईरानी ट्रक।
25 की संख्या में ट्रक थे। तस्वीर आप देखिए, ड्रोन और एयरक्राफ्ट से ईरानी काफिले पर बड़ा हमला बोला गया। पहले हमले के बाद ट्रक ड्राइवरों को भागने का मौका दिया गया। तो 2 दिन और लगातार हमले, आखिर ये हमले कौन कर रहा है, यह अब इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो अलग अलग तरीके से आशंकाएं आ रही हैं। थियरी नंबर 1 की बात करें तो ये एक बात कही जा रही है, इजराइल की तरफ से यह हमला हो सकता है। और यह बात क्यों कही जा रही है, तो हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था ईरान और इस वजह से यह टारगेट हो सकता है कि इजराइल की तरफ से किया गया। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, यह अमेरिकी हमला हो सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसका शक क्यों है, ईरानी एटमी प्रोग्राम रोकने की कोशिश हो सकती है। ये तीसरी थियरी, तीसरा सिद्धांत, अमेरिकी अटैक, अमेरिका पर फिर शक है क्योंकि रूस को ड्रोन सप्लाई किया जा रहा था ईरान की तरफ से, कामिकाजी ड्रोन। और क्या ऐसा है कि ईरान को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है? ब्रजेश सर, आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको किन 3 सिद्धांतों में से किस में ज्यादा लगती है? देखिए, ये ईरान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंचना या उसको न्यूक्लियर पावर बनना एक बहुत ही विचलित करने वाली चीज़ है दुनिया में। तो इसके ऊपर निगाहें तो सबकी पड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये नई चीज़ नहीं है, चल रहा कई सालों में। लेकिन हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि लगता है शायद ईरान थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा। और ईरान को काबू में करने वाला, पकड़ में रखने वाला एक देश उसके नज़दीक में जो है वो इजराइल ही है। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है बहुत ही कामयाब है, स्टेल्थ है, क्वाइट है, इफेक्टिव है। तो अगर इसके ऊपर हम अगर नज़र डालें कि ये इतना इम्पोर्टेंट वाक़या जो हो रहा है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ इजराइल के मोसद का ही है या उनके और जो तत्व हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके लिंकेजेस आपस में होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी वैक्यूम में अकेले आजकल की दुनिया में काम नहीं कर सकता है। और ये जो बात भी सही है कि जो एक्सेस बन रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, रशिया, ईरान और चाइना भी इच्छुक है। सर, तो एक स्वाभाविक इजराइल की खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, और इसके बाद इन अटैक्स को अंजाम दिया गया, यह आशंका गहराती नजर आ रही है। तो श्याम सर, मेरा सवाल आपसे है कि अगर ये इजराइल की तरफ से अनडिक्लेयर्ड वॉर का हिस्सा है तो मिडिल ईस्ट में आपको क्या लग रहा है, नियर फ्यूचर में क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? ईरान, देखिए, जैसा कहा गया है कि ये अपने आप को एक अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है विश्व को। और ये जो कहते हैं जल्द रोटी पे हाथ सेकने वाली बात हो रही है। जब ये सैंक्शंस लग रहे थे रशिया पे, तो उस समय ड्रोन की जो सप्लाई और वहाँ पे ट्रेनिंग, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन, खुलेआम सब कुछ अमेरिका ने, ईरान ने किया और ड्रोन सप्लाई किया। तो एक रशिया के साथ उनका अलाइनमेंट बन गया जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया आयाम दे रहा है विश्व को। तो उस हिसाब से, और दूसरी जो स्थिति है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की, जिसकी बात हो रही थी अभी, तो वो जो कारखाने हैं उनके जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, वो बॉर्डर पे बहुत सारे इनके इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उन पे लगातार लास्ट 2 साल से 2021 में अमेरिकन उन्होंने अटैक किया था हालांकि, और उसकी जिम्मेवारी भी करीब करीब ले ली गई थी। तो इसके कारण से जरूर लगता है कि कहीं न कहीं अमेरिका इजराइल की पकड़ है इसके ऊपर, और एक ठीक बात है। और लगातार देखिए ईरान को निशाना बनाकर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि खुद ईरान की तरफ से भी अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है या अमेरिका का हाथ हो सकता है। चुप्पी साधी हुई है इस वक्त भी तेहरान ने इन हमलों को लेकर। ईरानी ट्रक के काफिले पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को मदद पहुंचाने का शक जताया गया है। ईरानी ट्रक के जरिए हथियार पहुंचाने का शक है। सीरिया के रास्ते ईरान हिजबुल्लाह को मदद पहुंचा रहा है। लेबनान का आतंकी संगठन माना जाता है हिजबुल्लाह ग्रुप को, और उसे मदद पहुंचाने का ईरान पर लग रहा है आरोप। इन्हीं ईरानी ट्रक के जरिए हथियार पहुंचाने की जा रही थी कोशिश। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं। सुरभि, बिल्कुल, और हिजबुल्लाह को लेकर जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में मोस्ट पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर है ईरान नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं क्योंकि अगर इस लिहाज से ईरान सहयोग करता आ रहा है हिजबुल्लाह के उस नेटवर्क को, क्या ये विश्व भर के लिए एक चिंता बढ़ाने वाला संकेत है? इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर हिजबुल्लाह को हथियार
इसलिए क्या ये ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, क्या ये हिजबुल्लाह को दिया जा रहा सहयोग मुख्य वजह हो सकता है? इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि क्या ईरान हिजबुल्लाह को हथियार अभी भी भेज रहा है? इस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ट्रकों के जरिए हिजबुल्लाह को मिसाइल जिस तरीके से भेजी जा रही हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस बीच IRGC भी हिजबुल्लाह की मदद में जुटी थी। ये संकेत जो थे वो क्या एक बड़ी वजह बन सकते हैं ड्रोन अटैक किए जाने को लेकर, क्योंकि IRGC हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग भी देता आ रहा है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से पहले भी सीरिया के रास्ते लेबनान हथियार भेजे गए हैं। और बड़ा सवाल यही है कि अब दिया जा रहा है ये सहयोग, टाइमिंग को लेकर हम समीर इसीलिए बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि जिन अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पर हम ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हिजबुल्लाह ग्रुप और उसका सहयोग ईरान के साथ कई बड़े संकेत दे रहा है। समीर, बिल्कुल सही बात है। और हिजबुल्लाह ग्रुप को लेकर जो अहम जानकारियां हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर हिजबुल्लाह को टारगेट करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है। क्या वाकई ये जो ट्रकों का काफिला, लंबा काफिला हमें नजर आ रहा था जिस पर अटैक किया गया है, जिसे निशाना बनाया गया है, वाकई हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा था ईरान क्या? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। लेकिन 2 दिन 2 बार ईरान पर हुआ है जबरदस्त अटैक। अब ईरान का इसके लिए जवाब आने वाले वक्त में क्या सामने आ सकता है, ईरान की तरफ से इस पर भी नजरें हैं। आज इराक सीरिया बॉर्डर पर अटैक की खबर है। ईरान के 6 शहरों पर कल हमलों को अंजाम दिया गया था। सीरियल अटैक्स हुए थे 6 शहरों में। आज ईरानी ट्रकों के काफिले पर अटैक हुआ है। कल ड्रोन और हथियार फैक्ट्री को निशाना बनाया गया ईरान के अंदर। IRGC के नियंत्रण वाले इलाके में इन ट्रकों को आज निशाना बनाया गया है। कल ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी अटैक की कोशिश की गई थी। कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया? जो ताजा हमले हैं उनमें भी ड्रोन्स का जिक्र आ रहा है। ड्रोन के जरिए, फाइटर प्लेन के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया। कल जो हमले हुए थे 6 शहरों में वो भी ड्रोन के जरिए अंजाम दिए गए थे। ईरान ने कहा था कि मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है इन हमलों में। हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। ताजा हमलों का अगर हम जिक्र करें, वहीं जो कल के हमले हैं 6 शहरों को जो निशाना बनाया गया उसमें मीडिया हमलावर का पता नहीं लगा पाई है। सीरियाई मीडिया को भी हमलावर का पता नहीं चला है और खुद ईरान भी अभी तक यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि ये हमले किसने अंजाम दिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा रहा है समीर अभी ईरान की तरफ से कंफर्म तरीके से। लेकिन देखिए इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले को लेकर अब बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल ने किया अटैक। तेहरान पर दबाव बनाने के लिए इजराइल का हमला है, जिसको लेकर लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इजराइल की तरफ से इस अटैक को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन से जुड़े अमेरिकी अधिकारी के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बड़ा दावा। ईरान की, अब देखिए बात वही निकल कर आ रही है, ईरान की न्यूक्लियर मिलिट्री तैयारियों पर लगाम लगाने के लिए, डेटरेंस के लिए यह हमला किया गया। जो कल हमला हुआ और इसके बाद आज हमला हुआ क्योंकि हिजबुल्लाह को सप्लाई दी जा रही थी हथियारों की, यह कहा जा रहा है। और इस बीच खबर यह भी है कि ईरान के इस्फहान की ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक सफल रहा। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने मोसाद की कार्रवाई को सफल बताया है। ईरान की ड्रोन फैक्ट्री में कुल 4 धमाके हुए। IRG ने फैक्ट्री की छत पर मामूली नुकसान बताया था। हमले पर अब तक इजराइल सरकार का कोई बयान नहीं आया है। जुलाई 2020 में ईरान के नातांज परमाणु केंद्र जैसा हमला बताया है। तो एक के बाद एक ये हमले हुए हैं। इस बीच ईरान की डायरेक्ट प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि ईरान वो देश जो अमेरिका को भी सीधे सीधे चेतावनी देता रहता है, लेकिन इस हमले पर ये चुप्पी क्यों? तो देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा क्या है, यह आपको बताना बहुत जरूरी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कब ईरान पर मोसाद ने हमले किए, यह भी आप जान लीजिए। ईरान पर मोसाद का सीरियल अटैक हुआ। जनवरी 2023 इस्फहान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला, जो कल हमला अंजाम दिया गया। फरवरी 2022 की बात करते हैं जब 120 ईरानी ड्रोन को नष्ट किया गया। इससे पहले जुलाई 2020 नातांज परमाणु केंद्र पर हमला किया गया। अप्रैल 2021 नातांज परमाणु केंद्र पर एक बार फिर से हमला हुआ था। जून 2021 में करज
परमाणु केंद्र पर हमला किया गया था। तो ये जो एक के बाद एक स्ट्राइक की गई, खास तौर पर यूके देवनाथ सर, यहां पर एक बात समझ में आती है, और कल भी जब आपसे बात हो रही थी तो इस बात का शक, ये थ्योरी आपने बताई थी कि अमेरिका और इजराइल लगातार जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, उससे एक बड़ा थ्रेट महसूस करते हैं और उसी को रोकने के लिए हो रहा है अब ये दावा भी। जी हां करुणा, मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है और शायद अमेरिका की ब्लेसिंग्स है। मैं आपको बता दूं, ये ड्रोन जो हैं या तो इराक के उत्तर में जो कुर्द विद्रोही एरिया है वहां से CIA ने टेक ऑफ कराकर ईरान में ये हमला कराया। दूसरी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के दक्षिण में, पर्शियन गल्फ के दक्षिण में यमन है। यमन में भी बहुत बड़ा हिस्सा है जहां सुन्नी विद्रोही हैं और वो चाहते नहीं हैं कि ईरान का वहां पर दबदबा बढ़े, और शायद अमेरिका, इजराइल और सऊदी की मदद से यमन में जो ये सुन्नी विद्रोही एरिया है वहां से ये ड्रोन लॉन्च हुए और इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। लेकिन सर, अगर ऐसा हो रहा है रविंदर सचदेवा साहब, ये तो वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ले जाने की कोशिश हो रही है दुनिया को। रूस यूक्रेन जंग चल रही है, वहां हम देख रहे हैं नेटो वर्सेस रशिया की डायरेक्ट जंग का खतरा है। अब मिडिल ईस्ट में भी एक वॉर फ्रंट खोला जा रहा है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में ईरान को लेके मामला गरमाएगा विदाउट डाउट अगले साल भर में। ईरान से 3 प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका, नेटो इत्यादि को। पहली प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका जा रहा है, उसके पास वेपन आ जाएगा, डिलीवर कर लेगा इजराइल तक मिसाइल अगले 1 साल में। एक प्रॉब्लम वो है। दूसरा, ईरान रेबल्स को हेल्प करता है यमन में जैसे, और अभी हिजबुल्लाह की बात हो रही है वो मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ। और तीसरा जो नया डायमेंशन आ गया, ईरान ड्रोन्स दे रहा है रशिया को। तो ये जो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसके चलते ईरान बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी में आ गया, और अमेरिका और वेस्ट और इजराइल के साथ में। परंतु एक बात मैं कहूंगा, बाय द वे, अभी जो बात हो रही है, जो अटैक हुआ, आप कह रहे हैं ड्रोन्स एंड फाइटर्स, ठीक है, ड्रोन्स का तो ओरिजिन पता नहीं चलता कहां से आ रहे हैं, पर फाइटर जेट तो किसी नेशनल एयरफोर्स के आएंगे ना। तो अगर इन ट्रक्स पे जो अटैक हुआ है उसमें फाइटर जेट्स आए हैं, तो फाइटर जेट्स किस देश की एयरफोर्स के थे, ये क्वेश्चन है, अभी पता नहीं, पता चल सकता है आगे आपको। बट सर, एक छोटा सा सवाल इस लिहाज से जरूरी है, क्या ईरान इस बात से वाकिफ नहीं है कि उसके ऊपर अगर अटैक किया जा रहा है तो अपने लिहाज से प्रिपेयर्ड रहना चाहता है? यही वजह है कि हिजबुल्लाह की नाराजगी को वो दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अपना सहयोग कम किया था, ये जनवरी महीने की खबर है, ईरान के कम सहयोग की वजह से हिजबुल्लाह की भी नाराजगी थी ईरान के साथ। क्या यही वजह है कि वो अपने बैकअप को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। देखिए, ईरान मदद क्यों करता है हिजबुल्लाह की या यमन में हुती रेबल्स की? इसलिए करता है कि उसके जो दुश्मन कहलाते हैं जैसे सऊदी और इजराइल, उनको कमजोर कर सके, और जब मौका या जरूरत पड़े तो उनको और ज्यादा एक्टिवेट कर दे, ताकि वो इजराइल पे आघात करे और सऊदी पे आघात करे। तो ईरान की ये स्ट्रैटेजी है अपने को स्ट्रेंथन करने की, और अपने इजराइल और सऊदी इत्यादि को वीकन या उनको कंफ्यूजन में रखने की या आतंक में। स्टार्टेड विद स्टेटमेंट सर कि ईरान एक शैडो वॉर का हिस्सा हमेशा नजर आता है, इसीलिए आज TV9 भारतवर्ष हर हालात पर चर्चा करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वॉर जोन में एक और फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगली बड़ी खबर, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पर बड़े एक्शन की तैयारी को लेकर खबरें हैं, जहां फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन IRG को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। एक और फैक्टर है ये नेतन्याहू की जो, देखिए, यूरोपियन यूनियन क्या ईरान के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस बीच एक और बड़ी खबर, ड्रोन फैक्ट्री पर हमले को लेकर ईरान सरकार का बड़ा दावा, धमाके में ड्रोन फैक्ट्री को नहीं पहुंचा नुकसान। ये ईरान सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा, फैक्ट्री की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया ने भी फैक्ट्री में हुए नुकसान को दिखाया है। ईरानी मीडिया ने हमले के लिए इस्तेमाल विस्फोटक को भी दिखाया है, उसके बारे में बताया है। लेकिन ईरान का जो आधिकारिक वक्तव्य है, जो बयान है, उसमें कहा गया है कि ये हमले नाकामयाब साबित हुए। तो हमलों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। अभी ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही वो हम आपको बता रहे थे। सीरिया की मीडिया ने भी इनिशियली ये कहा कि इजराइल की तरफ से ये हमले हुए हैं। तो अभी तक जो जानकारी मीडिया के हवाले से आ रही है वो क्या क्या है, इसमें दावे क्या क्या हैं और उन दावों में क्या सच्चाई लगती है, इसको भी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ईरान में ड्रोन अटैक पर वर्ल्ड रिपोर्ट, इस्फहान की फैक्ट्री की छत पर हमले के सबूत दिखे हैं। ये रिपोर्ट्स में बातें सामने आ रही है। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, नुकसान की
जांच जारी है, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर किसी का नाम अभी नहीं लिया है और ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान की ये चुप्पी क्यों है। ईरानी नेता ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है, ये अभी सिर्फ आरोप के रूप में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल ने ये हमला किया है। अब देखिए, इजराइल का नाम तो कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है। ईरान ने फैक्ट्री पर हमले को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। अमेरिका ने भी हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया है, खुद को अलग कर लिया है। रूस को ड्रोन सप्लाई करने से पश्चिमी देश काफी नाराज चल रहे थे और क्या ये उसी का एक इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कैप्टन श्याम, सवाल यहीं पे घूम फिर के आता है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या उसका कोई शैडो है? ये जो रेगुलर अटैक हुए हैं ईरान में, शैडो वार की बात कर रहे थे हम, तो ईरान इस बीच में हमेशा से इन घटनाओं में हमेशा से घिरा रहा है कि ईरान अपने आप को एक अपनी वजूद, अपना वर्चस्व काबिल दिखाने के लिए अपने को उसने रशिया के साथ अलाइनमेंट की है। और ये जो वार यूक्रेन के और रशिया के बीच जो चल रही है, उसमें उसने अपने आप को उभारा है। उसकी अपनी क्षमता, अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, मिसाइल बिल्डिंग प्रोग्राम बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा, और इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। देखिए 2015 में एक सैंक्शन मैं सर इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लूं, क्या ये स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखिए थोड़ा थोड़ा तो आवाज जरूर है कि कहीं ना कहीं वो एक नया फ्रंट खोल के डाइवर्जेंस भी दे रहे हैं, और ताकि बातें इधर से उधर हो रही हैं। एक वॉर फ्रंट जो रशिया में खुला हुआ है, उसके साथ दूसरा खोल के वो रशिया पर एक तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहे हैं कि उनकी जो कोई भी मदद करेगा उसको हम तोड़ देंगे। तो ये भी एक मैसेज जा रहा है अमेरिका की तरफ से और एक इजराइल के संबंध के साथ। लेकिन ब्रजेश जी इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि ईरान वो मुल्क है जो मिडिल ईस्ट में इकलौता ऐसा मुल्क माना जाता है जो अमेरिका से आंखें मिलाकर बात करता है, अमेरिका को चुनौती देता है, इजराइल को चुनौती देता है। ईरान पर अगर हमला होता है तो इसका जवाब ईरान की तरफ से क्या दिया जा सकता है? क्या ईरान की संप्रभुता पर यह सीधे अटैक नहीं माना जाएगा? ईरान की चुप्पी इस विषय पे जी बहुत कुछ कहती है या ना कहती है, तो उसके पहले कुछ प्रिजम्पशन करना भी एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। लेकिन ये तो हम जरूर कह सकते हैं, ये ईरान का जो स्ट्रेंथ है या ईरान की जो हम फ्रंट की बात कर रहे हैं, इसका लिंकेजेस यूक्रेन रशिया वॉर के साथ संभव होना ज्यादा है बनिस्पति की पुराने इजराइल के साथ संबंध, या फिर आप जो यमन में लड़ाई चल रही है तो उसके ऊपर इसका ज़्यादा हम हिस्सा उसका मानते हैं। और ये कहानी ज़रूर है कि ये साइड शो है, मेन शो तो वहाँ चल ही रहा है। मतलब अभी इन हमलों के पीछे का ट्रिगर पॉइंट जो है वो रूस को ड्रोन्स की सप्लाई ईरान की तरफ से, ये मानते हैं आप? वो सिंपलिस्टिक है, वो एक जरूर है, या फिर सर साथ कई साथ हम मैसेजिंग करते हैं एक एक्शन के द्वारा फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर। या फिर ये है कि जो भी रशियन सपोर्टर कंट्रीज हैं उनको मल्टी कट्स दे दीजिए, वो ब्लीड करते रहेंगे। मतलब चाइना के पास भी एक टेंशन है, ईरान के पास भी एक टेंशन है। ये देखिए, वॉर एक बड़ी विचित्र सी चीज है, ये 360 डिग्री में लड़ा जाता है। कहते कुछ हैं, बोलते कुछ है, यहाँ कुछ करते हैं। आप अभी देखें मिडिल ईस्ट का कहानी क्या है, इजराइल, यूएई, इंडिया, यूरोप दोस्त बन रहे हैं। तो ये जो पहलू है चलता रहता है, टैक्टिकल इन नेचर है, जहां तक फायदा हो, सपोर्ट हो, टैक्टिकल लेवल पे या मिमी लेवल पे चल पड़ता है। लेकिन मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका जाहिर सी बात है कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बड़े ऑल्टरनेट के तौर पर जहां तक ऑयल की बात आती है, कल भी समीर हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर ऑयल का खेल वहां पर अमेरिका की नजर हमेशा रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 3 बुलेट पॉइंट्स कहूंगा इस पूरे खेल में। पहली बात ये टेंशन है क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर और रशिया को ड्रोन्स दोनों बराबर चिंता हाई हो रही है। 1 सेकेंड, बाय द वे, ईरान का ड्रोन प्रोग्राम बड़ा एडवांस्ड है। ये लोग ताजिकिस्तान में एक फैक्ट्री बना रहे हैं ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि वहां पर अटैक ना हो, बाय द वे। तीसरी बात, ये जो डायमेंशन अभी नया वॉर फ्रंट की आप बात कर रही है ना, ये और बढ़ेगा क्योंकि इजराइल की जो नई सरकार आई है नेतन्याहू की, ये बहुत ज्यादा हार्डलाइनर, ऑलमोस्ट फैसिस्ट सरकार है। आई हैव नो डाउट्स इन सेइंग दैट। ये अल्ट्रा राइट सपोर्टेड है। कल ही इन्होंने कहा कि हम सेटलमेंट्स में अपनी पूरी वो बढ़ाएंगे। तो नेतन्याहू एंड इजरायली गवर्नमेंट जो फिलहाल की है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी। ठीक है,
ठीक है सर, एक अहम खबर है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले हुए हैं। फिलिस्तीन के लोगों की संपत्ति भी जलाई गई है। नाब्लू, जालूद, ये तमाम वो इलाके हैं जहां इजराइल के तरफ से किए गए हैं हमले। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये विवाद भी बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उसमें इस ताजा घटना को, ताजा हमले को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे रीजन में? गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इजराइल पैलेस्टीन का बढ़ेगा क्योंकि नेतन्याहू की सरकार तो इनको क्लियर कट सेकंड क्लास सिटीजन बनाने जा रही है। जो भी उसका वहां पर है बड़ा कुछ हो रहा है। अपनी जुडिशरी की टोटल पावर खींच ले रहा है नेतन्याहू। जुडिशरी को अपॉइंट किया जाएगा, इंडिपेंडेंस। इजराइल के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, खैर वो पूरा अलग छोड़िए। तो इजराइल और इधर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की तेजी बढ़ रही है। जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, और टाइमिंग में दो एलिमेंट है। एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, वो जल्दी हो जाएगा 1-2 महीने में। उसके बाद केवल बचेगा कि मिसाइल डिलीवरी वॉरहेड जो इजराइल तक पहुंचा दे, उसकी टाइमिंग है करीब 1 या 1.5 साल। तो ये टाइमिंग शॉर्ट होती जा रही है। इसके चलते टेंशंस बढ़ रही है। और इधर ड्रोन्स, ईरान के ड्रोन्स एडवांस है। सच ये कहा जा रहा है कि एज ए डेटरेंस इन हमलों को लिया जा रहा है ताकि ईरान को रोका जा सके, वार्न किया जा सके कि वो अपनी हद को ना लांगे। इस बीच आप देखिए इजरायली सेना पर बॉटल बम से भी हमला किया गया है। रामल्ला के दक्षिण पश्चिम में बेतसिरा गांव में यह हमला हुआ है। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स ने इस हमले का जवाब दिया। गोला बारूद और हथियारों से इजरायली फोर्स ने जवाब दिया है। ये तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स की तरफ से जवाब और हमले की तस्वीरें। और इधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की CIA चीफ से मुलाकात। रामल्ला में विलियम बर्न्स से महमूद अब्बास की मुलाकात। अब्बास ने इजरायली सरकार पर दबाव डालने की मांग की। अमेरिकी विदेश मंत्री के इजरायल दौरे से पहले ये मुलाकात। महबूब अब्बास से मिल सकते हैं एंटनी ब्लिंकन। देवनाथ सर, कोई बेनिफिट आप देख रहे हैं इस प्रेशर का? मतलब ठीक है, फिलिस्तीन चाहता है कि ऐसा कुछ प्रेशर अमेरिका दबाए। अमेरिका का तो इंटेंशन बहुत क्लियर है। देखिए, फिलिस्तीन में अब एक चीज तो वो समझ गए हैं कि अगर उनको कोई सपोर्ट कर सकता है अभी शॉर्ट टाइम में, वो सिर्फ अमेरिका है। फिलिस्तीन को मालूम है कि इजराइल की जो नई सरकार है, नेतन्याहू सरकार, वो फिलिस्तीनी एरियाज पर ज्यादा दबाव बढ़ाएगी। बट सर, टेबल पे क्या है ऑफर करने के लिए? इजराइल तो डिमांड रखेगा अपनी कि हम इस कंडीशन पे पीस पे जाएंगे। अमेरिका ने सिर्फ एक ही चीज समझानी है फिलिस्तीन अथॉरिटीज को कि आप जो है अपने जो शरारती तत्व हैं उन पर कंट्रोल रखिए, बदले में हम ये इंश्योर करेंगे कि इजराइल आपके ऊपर ये रोजाना का हमला ना करे। ठीक है सर। अच्छा शाम सर, ये बताइए कि देखिए जो भी पूरे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, चाहे फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई की खबर हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो यरूशलेम में यहूदी ठिकाने पर, मंदिर पर हमला हुआ, उसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट नजर आया। उसके 24 घंटे के अंदर 6 शहरों पर सीरियल अटैक और उसके 48 घंटों के अंदर फिर से मिडनाइट अटैक। ऐसा क्यों लगा कि इस अटैक के बाद इजराइल भड़का और इजराइल का है इसमें पूरा हाथ? या बहुत सही और एनालिसिस जो चल रही है हमारे पैनलिस्ट की, वो इस हिसाब से चल रही है। जो नई सरकार आई है उसके आप देखें, उनके शहरों में विरोध हो रहा है। उनकी अपनी पॉलिसी जो नई सरकार आई है उसके अगेंस्ट में, तो कई रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। और साथ साथ ध्यान बटाने के लिए जब भी ऐसे कुछ टर्माइल होते हैं, जब आप बड़े बड़े सिस्टम्स चेंज करते हैं अपने देश में, तो कुछ ना कुछ डाइवर्जनरी फ्लैंक्स भी लाते हैं ताकि देश का ध्यान बटे। तो वो पहले अभी देखिए फिलिस्तीन पर उनका अटैक और उसके साथ ये ईरान का एक फ्रंट खोलना, तो ये मिला जुला के देखा जाए तो सबको मालूम है कि फिलिस्तीन को ईरान का सपोर्ट और फिलिस्तीन को ईरान का सपोर्ट, और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। सर, बात तो यह भी है कि फिलिस्तीन के पास अपने बचाव के लिए क्या है? ले देकर एक हमास और ईरान का साथ। फिलिस्तीन की अपनी कोई सेना तो है नहीं जो इजराइल का मुकाबला कर सके, तो फिलिस्तीन क्या करे? बिल्कुल कुछ नहीं है। तभी तो ये हालात हैं। फिलिस्तीन एट मोस्ट अपील कर सकता है, अपील टू गुड सेंस कर सकता है, जैसे बात हो रही है अमेरिका वो कह सकता है। इससे ज्यादा, या फिर यही जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो शरारती तब जैसे ग्रुप कैप्टन कह रहे हैं, आतंकी या जो भी कोई जो इजराइल पे अटैक करे। फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं है अपने को करने को। आई मीन इट्स टोटली पावरलेस। लेकिन जो बात रवि ने कही, क्या आप अग्री करते हैं कि यहाँ पर स्क्रैचेस छोड़े जाते हैं ब्लीड करने के लिए? क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल की भी पुरानी दुश्मनी है और जख्मों को कुरेदते हुए एक बार फिर से टाइमिंग को लेकर सवाल आ जाता है वक्त पर ऐसे करते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अल्टीमेटली अगर कोई सोल्यूशन हो ना, उसमें कहा जाता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, कि इजराइल का भी एक कंट्री रहेगी और पैलेस्टाइन भी एक कंट्री बनेगी, राइट? वो एक आइडियल यूटोपिया है। इजराइल उसको ऑलमोस्ट मानता नहीं है। और अब ये जो प्रेजेंट सरकार आई है, ये तो कहती नहीं, ये हम 2 स्टेट सोल्यूशन ही नहीं मानते।
ये फिलिस्तीन टोटल इजराइल के अंदर आ जाएगा। तो एट मोस्ट अभी एंटनी ब्लिंकन आप जो कह रहे हैं क्या कर लेगा, वो यही करेगा कि इजराइल को जाके नहीं भाई आप 2 स्टेट के लिए कम से कम प्रतिबद्ध रहो। बिल्कुल जब सही भी बात हो। है। और देखिए ये सारे डेवलपमेंट एक बात तो बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम रीजन्स में अशांति बढ़ती हुई नजर आ रही है।